नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताने वाले हैं यूपी पुलिस में जो रेडियो संवर्ग में आपकी भर्ती निकली हुई है कर्मशाला कर्मचारी वर्कशॉप हेड की और सहायक परिचालक की और प्रधान परिचालक यांत्रिक की। तो इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ प्रमोशन के बारे में कि किस तरीके से आपका प्रमोशन होता है, किसे कब प्रमोट किया जाता है और किसके लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व होती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को इन तीनों पोस्ट के प्रमोशन के बारे में पूरा समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपका होगा ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के तहत ही आपकी भर्ती की जाती है। तो ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर होगी। तो इसमें जो तृतीय संशोधन था वो 2018 में किया गया था और अब ये भर्ती निकाली गई है। इससे पहले इसके बारे में आप सभी ने शायद ही सुना होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। तो देखिए तीन तरह की भर्ती यहाँ पे निकली हुई है। पहली जो पोस्ट है आपकी कर्मशाला कर्मचारी वर्कशॉप हेड, जो कि सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है इस वाले विभाग में। वहीं पे नंबर सेकंड बात करूं तो सहायक परिचालक, और नंबर थर्ड पे अगर मैं बात करूं तो आपका प्रधान परिचालक यांत्रिक। तो यानी हम इसे इस तरीके से देखें, यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे चलो इसे मान लेते हैं कांस्टेबल और इसे मान लेते हैं हेड कांस्टेबल और इसे मान लेते हैं एसआई और इसे मान लेते हैं इंस्पेक्टर। लेकिन ये वाली पोस्ट कौन सी हो गई? तो इसमें यहाँ पे तीन पोस्ट दी गई हैं, यानी सब इंस्पेक्टर से नीचे तीन पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। जबकि आप सिविल पुलिस या फायरमैन में देखेंगे तो वहां पे दो ही पोस्ट आप सभी को मिलती है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। लेकिन यहाँ पे आपको तीन पोस्ट इससे नीचे मिलेंगी एसआई से नीचे देखने के लिए। अब एसआई के लिए आप कैसे प्रमोट हो सकते हैं? मान के चलिए अगर कर्मशाला कर्मचारी अगर आप वर्कशॉप हेड भी बनते हैं तो क्या आप जाके रेडियो निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर पोस्ट तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते? कितनी वैकेंसी होती है और किस तरीके से होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तीनों पोस्ट याद रखिएगा। सबसे छोटी पोस्ट आपकी कर्मशाला कर्मचारी, उसके बाद सहायक परिचालक और उसके बाद प्रधान परिचालक, यानी जो प्रधान परिचालक यांत्रिक की भर्ती है वो वाली होती है। अब चलिए आगे चल लेते हैं। तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं भाग 3 में भर्ती की अगर हम बात kरें तो यहाँ पे भर्ती के स्रोत आपको दिए गए हैं कि कौन किस तरीके से भर्ती किया जाता है। तो सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्मशाला कर्मचारी 25% अनुपयुक्त को स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह घ के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी कर्मचारियों में से भरे जाएंगे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ग्रुप डी की जो पोस्ट होती हैं, यानी रेडियो संवर्ग में ग्रुप डी की भी पोस्ट निकलती हैं, तो जो ग्रुप डी की कैंडिडेट होंगे उनमें से 25 जो वैकेंसी होंगी टोटल, यानी कर्मशाला कर्मचारी की जो टोटल पोस्ट होंगी उसकी 25% जो पोस्ट होंगी इस विभाग में ग्रुप डी के कर्मचारियों से भरी जाती हैं। ठीक है। और इसके नीचे जो आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कम से कम वर्ष के प्रथम दिवस को परीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। इसके बाद अगर ग्रुप डी में वो काम करता है तो उसे कर्मशाला कर्मचारी बनाया जा सकता है। तो ये हो गया पहला। तो कर्मशाला कर्मचारी को अगली पोस्ट के लिए कब प्रमोट किया जाता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि अगली जो पोस्ट होगी वो होगी आपकी सहायक परिचालक यानी असिस्टेंट ऑपरेटर। तो असिस्टेंट ऑपरेटर कोई कब बन सकता है इसके लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी 10% जो वैकेंसी होंगी, टोटल वैकेंसी का 10% जो वैकेंसी रहेंगी वो आपकी यहाँ पे जो होती है ज्येष्ठता के आधार पे, यानी प्रमोशन आप सभी को दिया जाता है सीनियरिटी के आधार पे। अब इसके लिए कब कर्मशाला कर्मचारी कब सहायक परिचालक बन सकता है इसके लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी 3 श्रेणी उत्तीर्ण कर ली और भर्ती के प्रथम दिवस को परीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस वर्ष इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। तो कम से कम तो 5 साल है और उससे ऊपर 2, 4, 6 साल कितनी एक्स्ट्रा लगेंगी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी 5 साल कम से कम मिनिमम जो आपकी होनी चाहिए, 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद ही आप सभी को क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है कि ऐसे स्थायी कर्मशाला कर्मचारियों से भरे जाएंगे, यानी कर्मशाला कर्मचारियों को सहायक परिचालक बनाने के लिए ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद आप प्रमोट होकर सहायक परिचालक बन जाते हैं।
अब बात आती है कि सहायक परिचालक से प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक कैसे बनते हैं, यानी इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 50% पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा, यानी टोटल जो वैकेंसी होंगी उसकी 50% वैकेंसी तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, तो भर्ती बोर्ड के द्वारा ये भरा जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे आश्रित जो प्रधान परिचालक यांत्रिक के पद पर मृतक श्रेणी के आश्रित रूप में आवेदन करते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा सरकार के माध्यम से विनिश्चित, ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को दी गई हैं। अब इसके बारे में नीचे चल लेते हैं। तो नीचे अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर 2 पे आपको दिया गया प्रमोशन का मैटर। 50% जो पद होंगे अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, यानी अगर मान लीजिए किसी पे बैड एंट्री वगैरह अगर कुछ लगा हुआ है तो उसे तो अनुपयुक्त मान लिया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसके आधार पे जो सीनियरिटी के आधार पे यहाँ पे पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक परिचालकों से भरे जाएंगे। यानी अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर हैं तो उसके बाद आपको हेड ऑपरेटर कब बनाया जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि पाठ्यक्रम श्रेणी 2 उत्तीर्ण की हो और भर्ती के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। यानी अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर हैं तो हेड ऑपरेटर बनने के लिए आपको 8 साल चाहिए। यानी कि अगर हम सबसे ऊपर अगर बात करें कर्मशाला कर्मचारी में 5 साल चाहिए थी और यहाँ पे 8 साल, यानी 13 साल में आप यहाँ पे हेड ऑपरेटर यानी प्रधान परिचालक बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। यानी 13 साल में आप प्रधान परिचालक हो सकते हैं। अब 13 के बाद आगे चलते हैं कि ऐसा ही कब तक बन सकते हैं, तो इसके बारे में भी आगे बात कर लेते हैं। तो अगली जो पोस्ट आती है वो आती है आपकी घ, तो यहाँ पे देखेंगे रेडियो उपनिरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो इसमें भी आपका सब इंस्पेक्टर होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि रेडियो उपनिरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100% पद, यानी इसके लिए कभी भी कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। ये जितने बार पद होते हैं उन सभी पदों को भरा जाता है आपकी सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन से। यानी इसके लिए कभी वैकेंसी नहीं निकलेंगी। जितने बार हेड ऑपरेटर होंगे कंफर्म है कि उन्हीं में से रेडियो उपनिरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर बनाना तय है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी परिचालक, प्रधान परिचालक, यांत्रिक से परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी 1 उत्तीर्ण कर ली और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। यानी अगर आप कर्मशाला कर्मचारी के पद पर भर्ती होते हैं तो आपको यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 23 साल की सेवा पूरी करनी होगी। उसी के बाद आपका नंबर आएगा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बनने का। क्योंकि क्लियर देख सकते हैं पहले आपको 5 साल से आप असिस्टेंट ऑपरेटर बनोगे, फिर उसके बाद 8 साल में जाके हेड ऑपरेटर बनोगे और फिर 10 साल, टोटल मिला के 23 साल में आपका नंबर आएगा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बनने का। लेकिन आप सभी को बता दें अगर असिस्टेंट ऑपरेटर भी बन जाते हैं तो उसकी भी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे होती है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है रेडियो निरीक्षक, यानी इंस्पेक्टर तक की इसमें पोस्ट दी गई है। तो इसमें भी जो 100% पद होंगे वो सीनियरिटी के आधार पे ही भरे जाते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को दिया गया है कि रेडियो अनुरक्षक अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। यानी कि ये चीज क्लियर हो जाती है आपकी 5 साल और 23 साल, ये हो गई टोटल 28 साल। और यहाँ पे अगर आप कर्मशाला कर्मचारी के पद पर भी अगर आप भर्ती होते हैं तो भी आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है क्योंकि आप सभी को पता है कि उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है, 22 से लेके आपका 28 साल है। जनरल कैटेगरी में अगर कोई भर्ती होता है तो डेफिनेटली मान के चलिए 28 + 28 56 60 साल में रिटायरमेंट होता है तो भी जाके आप यहाँ पे इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बाकी का डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर, क्योंकि सभी लोगों को तो इंस्पेक्टर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इतने पद खाली नहीं होते, इतने पद ही उसमें नहीं है। तो जो लोग अपनी सीनियरिटी में टॉप आते होंगे, उनका काम अच्छा होगा, डेफिनेटली वो यहाँ पे इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और मान के चलिए अगर कोई 22 साल में यहाँ पे भर्ती हो गया तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे मान के चलिए 28 साल यानी 50 साल में वो इंस्पेक्टर बन जाएगा और 10 साल लगभग वो इंस्पेक्टर के पद पर आराम से बना रहेगा।
तो ये इसका पूरा प्रमोशन का जो सिस्टम है वो है, मैंने आप सभी को बता दिया कि किस पोस्ट से किस पोस्ट तक जाने के लिए आपको कितने साल लगेंगे। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर इसके अलावा और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आप सभी के लिए वीडियो बना के दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।